बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वापसी के फिर से बहुत से चर्चे हैं। वफाकी वज़रा बहुत सी राय रखते हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगर रहनुमाओं को देखें तो वो भी यही राय रखते हैं कि हो सकता है जल्द साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वतन वापस आ जाएँ। अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू सबने सुन रखी है कि मैं अगले महीने लंदन जाऊँगा तो हो सकता है मेरे ही साथ वो वापस आ जाए। लेकिन बात यहाँ पर ये ख़त्म नहीं होती। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि हर मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ साहब कौम को या अपने कारकुनों को तनहा छोड़कर बाहर चले जाते हैं। और उनका यह भी कहना था कि नून लीग से अगर शरीफ फैमिली अलग होती है तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। आज अगर मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर साहब की गुफ्तगू सुने तो वो ये कहते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बरतानिया में स्टे जो है वो ख़त्म हो चुका है। हुकूमत उससे इनकारी है कि उनकी वीज़ा में तौसीक़ की जाए, इसलिए उन्होंने अदालत से रुजू कर रखा है। अगर अदालत हुकूमती फैसले को मान लेती है तो उन्हें वापस आना पड़ेगा। तो अभी इसी कश्मकश में कौन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, हुकूमत या फिर खुद नवाज शरीफ साहब है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या जो अदालत में फैसला चल रहा है उसी की बुनियाद पे हुकूमत शोर मचा रही है या फिर हुकूमत वापस लाने के लिए तगोदो हकीकी तौर पे कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, कल जब फवाद चौधरी सब गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं पास ही था और उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड भी उनसे काफ़ी गुफ्तगू हुई हमारी, और हमने ख़बर लेनी होती है तो ख़बर भी ली। असल ख़बर ये नहीं है नवाज शरीफ आ रही हैं या नहीं आ रहे, ये तो मैं पहले बता चुका, नवाज शरीफ नहीं आ रहे और ना हुकूमत नवाज शरीफ को ला सकती है। ये बात ध्यान में रखना। मैं फिर बार बार एक चीज़ कहता हूँ, असल बात यह है कि जो फवाद चौधरी ने कहा कि 4 लोग नवाज शरीफ के को माइनस करके मिले, जी हमें रखें बस ठीक है, वो उन्होंने तो गलत किया। असल ख़बर यह है वो 4 लोग कौन थे। उन 4 लोगों में क्या कोई मारूफ शख्सियत थी? या सर मज़े वाली बात है, वो चारों मारूफ शख्सियत थी और उनमें से एक शरीफ ख़ानदान से तल्लुक़ रखती है, एक पोठोहार से तल्लुक़ रखती है, एक शख्सियत पोठोहार से तल्लुक़ रखती है, एक शख्सियत शरीफ ख़ानदान से तल्लुक़ रखती है, एक शख्सियत जो है वो गुजरांवाला सियालकोट साइड से तल्लुक़ रखती है, और एक शख्सियत जो है वो लाहौर डिवीज़न से तल्लुक़ रखती है। यानी 3 शख्सियात के बारे में तो मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर वज़ीर-ए-आज़म की नशिस्त के लिए नाम आए तो ये 3 शख्सियात के होंगे, हो सकते हैं। ठीक, उन्होंने अब मुस्लिम लीग नून के अंदर ना एक बहुत बड़ा, जो दूसरे लफ्ज़ में अल्फाज में कहते हैं, स्यापा शुरू हो गया। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर जो चंद बड़े हैं उनको तो ये बिल्कुल वाज़े पता है कि मियाँ साहब नहीं आ रहे। मियाँ साहब की डील ढील या किसी और मामले पे कोई मामला भी तय नहीं हो सका। उन्हें यह भी पता है कि मियाँ साहब के हवाले से जो कुछ खुश फहमियाँ थी, जो कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि जिससे लोगों को मुतमिन किया जा सकता है, वो कहते हैं अवाम तो शायद उस पर उन चीज़ों में आ जाए, लेकिन उनको पता है कि वो आगे से मामला हल नहीं हुए। वो जो किसी और दरवाजे से किसी को मिलना चाहते थे वहाँ पर मुलाकातें भी नाकाम हो गई हैं। या सर, ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा बातें कह रहा हूँ। अब वो चीज़ें जो नाकाम हो गई हैं उसका चंद लोगों को तो पता है ना। जिन चंद लोगों को पता है वही पार्टी में बड़े अहम ओहदों पर भी हैं, वो पार्टी में भी नज़र आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नज़र आते हैं, वो बाकी दीगर जगहों पर भी नज़र आते हैं। तो अब उन लोगों ने अपनी सियासत भी करनी है, आगे सफ़र भी रखना है। वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ भी नहीं सकते, वो मुस्लिम लीग में ही रहना चाहते हैं और मुस्लिम लीग में रहकर ही अपना आगे मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ये मिलने वाले 4 अफराद जिनकी निशानदेही की है, मेरे पास जो इतलात है, वो वही लोग, ये चारों लोग हैं। अब ये चारों जो हैं इनकी मुलाकातें एक नहीं, एक से ज़्यादा मुलाकातें हुई। सर, ये भी मैं आपको बड़ी बात बता, सही, एक से ज़्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन एक से ज़्यादा मुलाकातों में भी वो मकासद उनको हासिल नहीं हो सके। उनको वाज़े तौर पे कहा गया है, ये वाज़े है कि हम किसी अदालती मामले पे या सर किसी और ऐसे मामले पे अमल दखल नहीं देंगे। अच्छा राना साहब, मेरा एक सवाल है, क्या इन्हीं मुलाकातों की कहानी लेकर अयाज सादिक साहब ने मियाँ साहब को बताने जाना? अयाज सादिक साहब मियाँ साहब को कुछ और बताने जा रहे हैं। अयाज सादिक साहब बड़े एक मैं उनको जानता हूँ, बड़े डेड ऑनेस्ट आदमी हैं, नेक आदमी हैं। अयाज सादिक साहब 4 दफ़ा चले जाएं, 5 दफ़ा चले जाएं, 6 दफ़ा चले जाएं, वो मियाँ साहब को नहीं ला सकते, ना वो मियाँ साहब को लेने जा रहे। अयाज सादिक साहब एक पैगाम रसा है, एक पैगाम उनको मिल गया है, वो पैगाम लेकर जा रहे हैं
और जाकर वो मियाँ साहब को वो सारे हालात बता देंगे जिनके मतलब उन्हें बताया गया है। अगर आप ये कहें कि वो लेने जा रहे हैं या वो ये कहते हैं जबकि मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, मुझे एक बात बताएं, जब मियाँ साहब को लाना होगा तो क्या मुस्लिम लीग नून में सब अयाज सादक साहब रह गए हैं? क्या मुस्लिम लीग नून में और कोई नहीं है? और जब मियाँ साहब ने आना होगा तो क्या उन्हें किसी के साथ आने की ज़रूरत पेश आएगी? क्या सर, उन्हें तो फिर यह ज़रूरत पेश आएगी कि जनाब मेरे इस्तकबाल के लिए आप लाहौर में इकट्ठे हों, हज़ारों ने लाखों की तादाद में, लेकिन एयरपोर्ट तक पहुँच जाएं, एयरपोर्ट तक पहुँच जाएं। कहीं आप सुबह से निकले और मार रोड के इर्द गिर्द ही ना घूमते रहें। मियाँ साहब को ज़रूरत इस बात की होगी, मियाँ साहब को आप असल सूरत हाल बताई जाएगी कि मियाँ साहब वो जो नारा था ना, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, पीछे है कि नहीं है, वो वाला हिसाब है, अभी आप ना ही आए तो बेहतर है। इसलिए कि पार्टी के अंदर मामला तो और हैं, सियासी मामला तो और हैं, इत्तेहादी किसी और तरफ जा रहे हैं, पीए इनकी जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसके मामला किसी और तरफ चल रहे हैं, इनका जोर तोड़ कामयाब नहीं हो सका, ये सारे बात है। देखिए मुस्लिम लीग नून ने अगर ये नहीं चूरन बेचना कि जनाब हम जा रहे हैं और मियाँ साहब को लेकर आ रहे हैं, तो फिर वो क्या कहेंगे? क्या कोई मुस्लिम लीग नून का बंदा ये कहेगा मियाँ साहब नहीं आ रहे? सो ये कहते हैं हमने अभी मियाँ साहब को आने की इजाज़त नहीं दी क्योंकि अभी मुल्क में हालात ऐसे नहीं है, मियाँ साहब की सेहत भी इजाज़त नहीं देती। और भाई मियाँ साहब की सेहत इजाज़त नहीं देती तो क्या याद साहब कोई मेडिसिन लेके जा रहे हैं तो जाके खिलाएंगे और मियाँ साहब एकदम से ठीक हो जाएंगे और याद सादक साहब के साथ वापस आ जाएंगे? ऐसे नहीं बात। मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहा हूँ, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मियाँ साहब को कोई पैगाम देने जा रहे हैं और पैगाम यही है कि मियाँ साहब ये आराम करो, इलेक्शन आएगा तो फिर आना। देख लीजिएगा यार सर, ये मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बड़ी खौफनाक चीज़ शुरू हो गई है कि जनाब वो चार कौन थे? अच्छा पता सबको है, चारों को भी पता है कि हमारा सबको पता है, लेकिन सारे कितने कमाल के लोग हैं, वो सारे एक दूसरे से पूछते हैं वो चार कौन है। चार बीच में बैठे होते हैं, फिर कोई पूछता है यार वो चार कौन है। हर दौर में चार ही हुए हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, हर दौर में चार ही हुए हैं, चाहे वो इख्तिदार का दौर हो चाहे अपोजिशन का दौर हो, चार ही हुए हैं। और उन चारों की कहानी कल बयान हो गई और हुकूमत ने अच्छा खेला कल। उस खेलने के बाद मुझे बताएं किसी तरह से तरतीब आई है? सर राना साहब आप क्या समझते हैं, हुकूमत ये जो खेल रही है ये क्या शर्मिंदगी मिटाने के लिए नहीं खेल रही? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर अंदरूनी सूरत हाल देखें, नूर आलम खान साहब का बोलना, शोकॉज नोटिस का जाना, फिर वो उनका ये कहना कि परवेज़ खटक साहब मुझसे क्या पूछें, मुझसे पूछना है तो चेयरमैन पूछें, यानी इस तरह की जो अंदर से बातें अब उठना शुरू हो चुकी हैं, तो क्या इससे तवज्जो हटाने की कोशिश नहीं हो रही? बिल्कुल, देखें यही होता है, हमेशा खेल का असूल यही होता है कि अगर आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं है तो आपकी बॉलिंग अच्छी हो, बॉलिंग अच्छी नहीं है बैटिंग अच्छी हो, ये खेल का असूल होता है एक। अब मुसाब तहरीक इंसाफ के अंदर की जो गुफ्तगू है, जो नूर आलम खान को शोकॉज नोटिस जारी करना, उससे पहले वज़ीर आज़म की परवेज़ खटक की तकरार, अब उन सब चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए जो हुकूमत के पास इंफॉर्मेशन थी, जो उनके पास मुसद्दक़ा इत्तलात थी, उन्होंने वो फैला दी। जब वो मुसद्दक़ा इत्तलात फैल गई तो सारी तवज्जो उस तरफ चलेगी। या सर याद करें, मैंने आपसे परसों हमने प्रोग्राम में एक जुमे के रोज़ प्रोग्राम में एक बात डिस्कस की थी और जुमेरात को भी ये कहा था कि आप कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि इमरान खान परवेज़ खटक साहब की बहुत ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब तारीफ़ करेंगे। याद है ये रिकॉर्ड का हिस्सा है ना, आज ही उन्होंने की है। मैंने कहा था कि बहुत से मामला बहुत सी जगहों पे तय हो गए हैं, अब परवेज़ खटक साहब भी खान साहब की तारीफ़ करेंगे। मैंने इसलिए वो कहा था कि कुछ अंदर की बातें कुछ लोग हमें बताने वाले थे जिन्होंने बता दी, तो ये सारे हो गए हैं। नूर आलम खान साहब वाला मामला भी कल तक नहीं तो परसों तक हल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर 2 से ज़्यादा ग्रुप मौजूद हैं। यस सर, ये मैं आपको मुसद्दक़ा बात कह रहा हूँ, 2 से ज़्यादा ग्रुप मौजूद हैं। लेकिन उन ग्रुपों ने जो ग्रुप है वो ये भी देखते हैं कि हमारा वोट बैंक जो है वो हमारा ज़ाती नहीं है, वो इमरान खान का वोट बैंक है। और हम इमरान खान से अगर लहदा होते हैं तो क्या हमें कोई और सियासी जमात जो है उसकी वजह से वोट मिलेगा? वो उन्हें नज़र आता है नहीं मिलेगा। तो फिर वो अंदर रह के वो उतनी करेंगे। देखिए एक तो अच्छी बात आप हमें मान लेनी चाहिए ना, पता नहीं क्यों नहीं टीवी पे बैठ के लोग ये बात करते हैं, किसी भी सियासी जमात के खासकर मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने तो बोलने की कोई जरूरत नहीं करता था।
अगर वज़ीर-ए-आज़म के इमरान खान की जमात के अंदर या उनके सामने कोई बोलने की जुर्रत कर रहा है और वो सुन रहे हैं और उसके बाद उसे कह भी रहे हैं जी हाँ ठीक है, तो फिर ये तो एक जमहूरियत के अंदर होता है, ये अच्छा। लेकिन मैं आपको ये खबर दे दूँ कि नूर आलम खान साहब का मामला जो है वो 1 से 2 दिन में वाइंड अप हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के अंदर 2 बड़े ग्रुप मौजूद हैं, लेकिन अभी तक किसी ग्रुप ने तहरीक इंसाफ से या इमरान खान से लहदा होने का सोचा भी नहीं है। देखिए, जहांगीर तरीन के मतलब कहा जाता था कि वो ग्रुप लहदा हो गया, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने अपनी कुव्वत भी दिखाई, उन्होंने बहुत कुछ भी किया, लेकिन आज वो कहाँ खड़े हैं? आज भी वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो उससे बड़ा ग्रुप दूसरा था परवेज़ खटक का। परवेज़ खटक साहब की आज तारीफ वज़ीर-ए-आज़म साहब के मुंह से, और परवेज़ खटक साहब का अब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना। कल जब आप हम प्रोग्राम में बैठेंगे तो उस वक्त तक आपको और नई चीज़ें मिल जाएंगी। परवेज़ खटक साहब भी बड़े खुश होंगे, वो भी बड़ा खुल के बात करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये हुकूमत ख़त्म होने वाली होगी, नई धड़ेबंदियां बन रही होंगी, नए इलेक्शन की तैयारी होगी, तो क्या ये ग्रुप उस वक्त भी खान साहब के साथ खड़े होंगे? हाँ, ये उस वक्त की बात होगी। देखें, आज की खबर तो आज तक है ना, उस वक्त हालात के मुताबिक फैसला होगा। मैं फिर वही कह रहा हूँ, ऑप्शन क्या है? क्या उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ जो है वो ऑप्शन में मौजूद होंगे? क्या मियाँ नवाज शरीफ की वापसी जो है उस वक्त मुमकिन होगी? सबसे बड़ी सियासी जमात तो तहरीक इंसाफ के बाद वो है। उसके बाद आप आ जाए पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन होगी? ये 2 सियासी जमातें हैं जिनकी तरफ इनकी नज़रें होंगी, जो ग्रुप हैं। अच्छा, क्या तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप हैं तो दूसरी जमातों के अंदर ग्रुप नहीं होंगे? आप किसकी जगह लेंगे? या सर देखिए, एक बड़ा नेचुरली तौर पे है, आप एक शख्स को लेते हैं जी, आप आ जाएंगे 10 लोग आप आ जाए, ठीक है। इलेक्शन के वक्त में ये होता है ना, ये देखते हैं तगड़े उम्मीदवार है, तो फिर जो वहां पे पहले उम्मीदवार होते हैं वो फिर दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं ना, फिर वो ऐसा ही है। तो इसलिए अगर आप किसी ने आपके 2 निकाले, आपने उसके 4 निकाले, तो अभी तो देखने वाला वक्त होगा। या सर अभी सियासत के जो अगर आप पूछना चाहते हैं ना, तो सियासत के जो रुख होंगे ना, किस तरह किधर क्या तब्दीली होगी, वो आपको नवंबर के बाद नजर आएगी। नवंबर के बाद ये जो लोग शोर मचा रहे हैं ना कि मार्च मोर्च कुछ नहीं है। बहुत से मामला, बहुत सी चीज़ें नवंबर के बाद उल्टी सीधी होती नज़र आएंगी। उसके बाद आप सियासी जो मैदान है उसका खिलाड़ी कौन अच्छा होगा, कौन वहाँ पे मैच जीतेगा, कौन हारेगा, उसका तयन जो है उस वक्त होना शुरू होगा। चले राना साहब, फिर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सोशल मीडिया पे फैलने वाली बात, जो सोशल मीडिया से अब सियासतदानों की ज़ुबान पे भी आ चुकी है। तो उस पर तफसीली बात करेंगे सदारती निज़ाम के हवाले से, लेकिन एक ब्रेक लेनी है, बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, निज़ाम की तब्दीली की बातें सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लगी, उसके बाद फिर अब वो सियासतदानों की ज़बान तक भी आ चुकी हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की अगर बात करें तो वो एक तकरीब से खिताब करते हुए ये कह रहे थे कि निज़ाम की तब्दीली की बातें इस वक्त नहीं करनी चाहिए, हमारा बेहतरीन निज़ाम है, अगर इस बहस में जाएंगे तो फिर बहुत दूर तक निकल जाएंगे। तो ये निज़ाम की तब्दीली की बात ने जन्म कहाँ से लिया? ये इशारा किस तरफ से हुआ? इशारा हुआ भी है तो क्या सिर्फ चहमगोइयों की हद तक हुआ है या फिर इसका शोर भी उठेगा? की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सदारती निज़ाम की बात शुरू क्यों हुई, किसने की, किस तरफ से की गई और इसका मकसद क्या था? या सर, मेरे पास तो इतला यह है कि सदारती निज़ाम के हवाले से बात एक बड़े सियासी मजमे में हुई, मजमा नहीं कह सकते, एक बड़ी सियासी बैठक में हुई, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लोग बैठे थे, और ये एक ज़ाती सी महफिल थी। मेरे पास नाम भी मौजूद है। तो वहाँ पर जब बहस चलना शुरू हुई कि तहरीकें चलेंगी और आने वाले हालात बड़े पूरे होंगे, फ़लाँ होगा, तो वहाँ पर एक हुकूमती ज़िम्मेदार ने कहा कि फिर हो सकता है भाई, इमरान खान साहब भी बड़े ज़िद्दी आदमी हैं और अदारे भी समझते हैं कि ये ठीक चल रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि ऐसा सदारती निज़ाम आ जाए जिससे फिर आप सब के सब ही घर चले जाएं। हमें घर भेजते भेजते ये ना हो सारे घर चले जाएं और एक सदारती निज़ाम आ जाए, और वो सदारती निज़ाम इमरान खान साहब जो है उनकी फेवर का और सब कुछ उनके हाथ में। ये बात वहाँ से ट्रैवल की। अच्छा, ये बात एक महफिल में होती भी है, लेकिन ये बात हुकूमती रुकने या ज़िम्मेदार जो है उसको सूट भी की। देखिए, 2 चीज़ें थी। आने वाले दिनों में
कोई भी बड़ी सियासी जमात सदारती निज़ाम के हक़ में नहीं है। वो कोई ऐसी फ़ज़ा कायम करने की कोशिश नहीं करेगी कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम कायम हो। जब वो कोशिश नहीं करेगी तो उसका मतलब है वो एजिटेशन, जिसे सख्त एजिटेशन कहते हैं, वो सख्त मुज़ाहमत जो है वो नहीं होगी। सही इसलिए कि कोई भी सियासी जमात नहीं ना चाहेगी। ये तो अपोजिशन की सियासी जमातों के लिए एक फंदा होगा सदारती निज़ाम। उनके सियासी कैरियर के लिए बदतरीन दिन होंगे कि अगर सदारती निज़ाम आ जाता है। तो ये उनको डराने के लिए भी बात भी हुई, उनको बताने के लिए भी हुई। वहाँ से ये बात इस तरह ट्रैवल की कि सोशल मीडिया पे बेइंतहा बहस शुरू हो गई। बड़े मज़े वाली बात है कि मैंने कई ट्वीट पढ़े, कई ट्वीट देखे, बड़े बड़े सीरियस लोगों के ट्वीट आए कि आइंदा 15 दिन बड़े हैं, मैं 15 दिन में सदारती निज़ाम आ रहा है। भाई सदारती निज़ाम पहली बात दिन में रखिएगा, मेरे पास जो इतलात है सदारती निज़ाम नहीं आ रहा, और सदारती निज़ाम को कोई भी अदारा सपोर्ट नहीं करेगा। ये मैं आपको एक बड़ी खबर दे देता हूँ। सदारती निज़ाम चैलेंज हो जाएगा, उसको किसी जगह से भी कोई सपोर्ट नहीं होगी, चाहे वो आईनी है चाहे वो गैर आईनी है। अभी तक ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से सदारती निज़ाम लाना पड़ रहा है? मुझे एक बात है, कोई एक असम्बली में बिल मुझे बता दे, एक समझने वाली बात है कि कोई असम्बली में एक ऐसा बिल बता दे कि जो पास नहीं हो रहा अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद, कोई एक ऐसा काम बता दे कि जो हुकूमत चाहती है वो नहीं हो रहा अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद सारा कुछ हो रहा। तो फिर सदारती निज़ाम किसके लिए ना? इसे हम हुकूमत का पता समझे। हाँ, ये बात है, ये हुकूमत का पत्ता है, और कुछ सियासी और अपोजिशन की सियासी जमातों और ख़ुद हुकूमत के अंदर बैठे हुए कुछ ऐसे लोग, जो अभी आपने बात की थी ना, ग्रुप जो है, उनके लिए भी पैगाम है कि खेडांगे नहीं तो खेडन भी नहीं देंगे। ठीक, ये बात है। कोई सदारती निज़ाम नहीं आ रहा, अभी तक तो नहीं आ रहा। और ये जो 15 दिन की चहमगोइयाँ चल रही हैं कि 15 दिन में हो जाएंगे, तो आज की तारीख आप रख लें, 17 तारीख है, तो अगले महीने की फिर 17 को देख लेंगे कि सदारती निज़ाम आ गया कि नहीं आ गया। बदकिस्मती हमारी है कि सोशल मीडिया पे चलने वाली अफवाहें जो हैं वो इतनी तेज़ी से गर्दिश करती हैं कि हमारे सियासतदान भी उस पर बात करने से पहले तस्दीक करना गवारा नहीं करते। हमारे कई मारूफ दानश्वर जो हैं, तज्ज़ियाकार जो हैं, वो भी उस पर तस्दीक नहीं करते और उसी पे सारा कुछ शुरू हो जाता है। मेरे पास जो इतलात है वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। देखिए, सदारती निज़ाम के आने से पहले यासर फ़ज़ा चेंज होती है, पूरी तौर पे माहौल तब्दील होगा। आप एक दूसरे से मुशावरत करेंगे, एक मीटिंग्स होंगी, वो बैकडोर राब्ते होते हैं, आपके अपने अरकान असम्बली होते हैं। भाई अभी तो आपके अरकान असम्बली की अभी आपने 3 दिन हुए बेइंतहा स्कीमें जारी कर दी हैं। आपके बाकी मामलात है, आपके इंटरनेशनल मामलात हैं, इसमें ये नहीं हो सकता। अब आपने वो स्कीम्स का जिक्र किया है, तो अगर मजमूई तौर पे वो रिपोर्ट देखें कि तरक्याती फंड्स कितने खर्च हुए, सबसे कम लाहौर में खर्च हुए ऐलान होने के बावजूद भी, तो अब पंजाब के बेशतर शहरों के अंदर ऐलान हुआ 10 अरब का, खर्च कितना हुआ? 1 अरब भी खर्च नहीं हुआ। तो ये जो फंड्स खर्च नहीं हुए, तरक्याती फंड्स की जो शरह बहुत कम रही है, स्कीम्स का फिर से ऐलान कर दिया गया है, तो ये मजमूई तौर पे तरक्याती काम पूरे कैसे करेंगे? देखिए, इसमें 2 वजूहात हुई। एक वजूहात हुई आपको ब्यूरोक्रेसी बढ़ गई। हमने पहले भी कई दफ़ा प्रोग्रामों में कहा कि कई फाइलें जो हैं वो फाइलें ही बनी रही, कई कागजात आगे न जा सके। बहुत से लोग नैब के डर से, बहुत से लोगों ने ये बहाना डाल दिया नैब का डर, बहुत से लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी किसी और से वफादारी निभाने के लिए बहुत से टेंडर्स नहीं होने दिए, बहुत से काम रुक दिए। और कुछ प्लानिंग का बड़ा फुकदान था, बहुत फुकदान था प्लानिंग का। अगर एक ब्यूरोक्रेट्स गलत कर रहा है तो वज़रा बड़े बड़े समझदार वज़रा हैं, बड़े समझदार इनके पास लोग मौजूद थे, उन्होंने इस पर क्यों नहीं अमल किया? उसके बाद तकरीबन 1 साल से तो आपको पता है ठेकेदार जो है, कंट्रैक्टर जो है, उन्होंने भी हड़तालें की हुई हैं। लेकिन राना साहब, फिर सवाल बनता है कि लाहौर जैसा बड़ा शहर, गुजरांवाला हो गया, फैसलाबाद हो गया, मुल्तान हो गया, वहाँ पे फंड्स खर्च नहीं हुए, नारोवाल में 50% से ज़्यादा खर्च हो गए, ये कैसे हुआ? भाई जिसका जहाँ पे जो तगड़ा था ना, मैं कह रहा हूँ, जो वज़ीर समझता था, जिसने वहाँ पे अपने काम करवाने थे, जिन्होंने वहाँ पे अपना इलेक्शन को सीधा करना था, उसने तो उस पर तवज्जो दी। बाकी मैं वही तो कह रहा हूँ, बाकी जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ने कुछ किया, वहाँ पे इतने इनके समझदार लोग थे, वो क्यों नहीं करवा सके? वो इनकी नाकामी, हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। हुकूमत अपने हदफ मुकम्मल नहीं कर सकी। अगर तरक्याती काम आज हुए होते उस तरीके से, उतना पैसा खर्च हुआ होता, तो आज हुकूमत जो है वो बड़े फ़ख्र से कहती कि फ़लाँ मनसूबा हमने बना लिया, मुकम्मल हो गया, फ़लाँ मुकम्मल हो गया, फ़लाँ मुकम्मल हो गया, इतना बजट था, इतना खर्च हो गया, इतना बच गया। बचना तो चाहिए नहीं था, बल्कि खर्च होना चाहिए था,
ये नहीं हुआ, तो ये नाकामी है, इसकी हुकूमत को मानना चाहिए। आज मेरी इत्तला ये है कि आज इस सिलसिले में एक मीटिंग हुई है, कल फिर एक बड़ी अहम मीटिंग है, और उसमें ये तमाम हदफ जो थे जो मुकम्मल नहीं हो सके, क्यों लाहौर में तरक्याती काम उस तरह नहीं हो सके, क्यों अहम अजला जो हैं वो इससे महरूम रहे, इसकी वजूहात क्या थी, हुकूमत की इतनी वैसे नहली कह लें या बाद इंतज़ामी कह लें, क्या थी इसकी वजूहात, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और इसका नुकसान किसी को नहीं हुआ, अपोजिशन को फ़ायदा हुआ, हुकूमत को नुकसान हुआ। राना साहब, जब हम पंजाब की बात करते हैं तो जनूबी पंजाब का सूबा बनना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल था, लेकिन आज अपोजिशन लीडर ऐवान बाला के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी उठते हैं और वो मुतालिबा करते हैं कि जनूबी पंजाब का सूबा बनना चाहिए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामी नहीं है कि इतने सालों में सिर्फ एक सेक्रेटेरिएट बना और अब वही मुद्दा अपोजिशन उठाए और अपोजिशन उस पर पॉइंट स्कोरिंग करने लगे? नहीं, एक सेक्रेटेरिएट नहीं, हाल आप कह सकते हैं वहाँ पे बहुत सी तब्दीलियाँ आई, बहुत कुछ हुआ, बड़ा फंड्स वहाँ पे खर्च हुए। आप फंड्स की रेशो देखें ना, वहाँ पे देखिए एक सिस्टम बिल्कुल अलहदा कर दिया गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप क्या समय यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, सारे हमारे लिए बड़े मुहतरम हैं, क्या एक सूबा बनाना, एक अलहदा सूबा बनाना इतना आसान है? मैं वही बात कर रहा हूं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बना सकी, लेकिन अब मंशूर में उनकी शामिल है, अब उस पे पॉइंट स्कोरिंग अपोजिशन करेंगे। सर, ये सबके मंशूर में शामिल है, ये सब सियासी स्कोरिंग करेंगे। अभी कई सालों तक ये सूबा नहीं बनेगा। ये ज़रूर हो गया कि वहाँ पर एहसास महरूमी किसी हद तक कम हो गया, वहाँ पे रिकॉर्ड तरक्याती काम शुरू हो गए हैं, वहाँ पर आईजी के इख्तियारात एक अलहदा हो गए हैं, वहाँ पे सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, ऐसे इख्तियारात वहाँ पे तकसीम कर दिए गए हैं। वो लोग जो लाहौर में आते थे अब उन्हें लाहौर नहीं आना पड़ता। ये बहुत सी चीज़ें होंगी हैं, ये वक्त के साथ साथ होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। अगर आप कहें कि फौरी तौर पर सुबह देखें, उसके लिए आपको इंतज़ामी अमूर जो है वो कई साल लगते हैं या सर, फिर उसके अलावा बजट होता है, उसके अलावा एनएफसी जो आपका है वो देखिए ना, अवार्ड कहाँ पे जाएगा, उसके लिए उस सूबे का बजट अवार्ड क्या होगा, उस सूबे की हदूद क्या होंगी, हदूद तो बन जाएंगी, सारा कुछ बन जाएगा, इंतजामी ढांचा बन जाएगा, एक बजट लहदा होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये सियासी जमातों के लीडर तकरीरें तो कर देते हैं असम्बली में, लेकिन असल हकायक या इन्हें इल्म नहीं होता या ये अवाम को बताना नहीं चाहते। ये देखें, आप किसी फोरम पे आके ये बात तो करें कि एक अलहदा सूबा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। आप मुस्लिम लीग नून को बुला लें, वो भी कहेंगे जनूबी पंजाब बनना चाहिए। आप पीपल्स पार्टी को बुला लें, वो भी कहेंगे बनना चाहिए। तहरीक इंसाफ को बुला लें, वो भी कहेंगे बनना चाहिए। फिर रास्ते में रुकावट क्या है? क्या तीनों जमातों में से कोई एक जमात है जो कहती है कि नहीं बनना चाहिए? नहीं। तीन, तो फिर रुकावट क्या है? कोई रुकावट नहीं। रुकावट ये है कि आपको बहुत सी चीज़ें तय करना पड़ती हैं। एक नए सूबे के लिए पूरा एक नया ढांचा बनाना पड़ता है। आपने उसको कितना फंड्स देना है, आपने वहाँ पे कितना बजट रखना है, उसको आपको पाकिस्तान जो एनएफसी अवार्ड मिलता है उसमें उसका कितना हिस्सा होगा, फिर उसकी आबादी का तनासब क्या होगा, फिर वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद सियासी जमातें बड़ी लाल देखें, सियासी जमातें माजरत से अब हर तीनों बड़ी जो सियासी जमातें हैं पंजाब के अंदर, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, ये देखेंगे तो पहले ये ना कि जनाब जनूबी पंजाब का सूबा बनता है तो उस पर किसको फ़ायदा मिलता है। तहरीक इंसाफ को तो अभी नहीं मिलता। नहीं, आप फ़ायदे के लिए तो तमाम सियासी जमातें लगती हैं, फ़ायदे के लिए तो बात की गई है। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो है ही, उसके साथ साथ जो उधर का धड़ा है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाज़ बुलंद करती है तो सिंपैथी तो होगी। देखिए होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये इतनी है बस, ये तीनों जमातें करती रहेंगी। अभी सूबा बनने में बड़ा टाइम लगेगा। अभी सूबा आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा ना हमारे पास अक्सरियत नहीं है, तो तीनों जमातों को इकट्ठा करके किसी पार्लियामेंट में कह दें कि जनाब जो इसकी मुखालफत में है वो साइड पे हो जाए। तीनों में से कोई भी मुखालफत में नहीं होगा। साहब आगे बढ़ते हैं, फिर पीडीएम पे बात कर लेते हैं। पीडीएम का अगर मौजूदा अहाता किया जाए तो खबरें ये भी हैं कि 23 मार्च के जो लॉन्ग मार्च का ऐलान था उस पर कुछ जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। तहफ़्फ़ुज़ात कुछ ये कि सिफारिशात कुछ पेश की हैं कि तारीख़ तब्दील कर ली जाए, जबकि सीईसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो भी अपने लॉन्ग मार्च को देखने जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि पीडीएम 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करेगी? मैं आपको ये बता दूँ, 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करें या ना करें, 23 मार्च का लॉन्ग मार्च 23 का हो, 22 का हो, 21 का हो, 26 का हो, ये मुत्तहिदा अपोजिशन का आखिरी लॉन्ग मार्च होगा। मैं आपको एक बड़ी खबर दे देता हूँ। उसके बाद इस मुत्तहिदा अपोजिशन, मुत्तहिदा तो नहीं मैं कह सकता, अपोजिशन की अक्सरियती जमातें जो हैं उसके बाद मज़ीद इनमें इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे और बहुत से
एक दूसरे को छोड़ के चले जाएंगे। मेरे पास तो ये भी चैम गोइयाँ हैं कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है मौलाना साहब को KPK में हिस्सा मिल गया और बलूचिस्तान में हिस्सा मिलने वाला है आइंदा, और उसके बाद ये 23 मार्च से पहले या 23 मार्च के बाद हो सकता है ये मुत्तहिदा अपोजिशन किसी शराजे की तरह बिखर जाए, किसी इसका शराजा ही सारा बिखर जाए और ये किसी और तरफ चली जाए, ये भी इतला है। और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से मैं आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो है उसकी तारीख तब्दील होने के ज़्यादा इम्कान हैं। देखिए हुकूमत वो फरवरी से मार्च में जाने का इम्कान, ये भी हो सकता है कि एक तो उसी तारीख पे मुत्तहिदा अपोजिशन जो सिंध के अंदर है PTI और उन्होंने कर दिया। अब 2 कराची से गोटकी तक उन्होंने जाना है, कराची से इस्लामाबाद तक उन्होंने जाना है। अब किस तरह हो सकता है कि मौजूदा हुकूमत किसी सूबे में हो और उसका भी जुलूस हो और अपोजिशन का भी हो और टकराव का भी खतरा हो, तो फिर हमेशा पीछे हुकूमत को हटना पड़ता है। यानी ये तो फिर इस तरह ही हुआ ना कि घर वाले भी घर पे नहीं है, जो मेहमान है वो भी घर तक नहीं पहुंच सके। अगर खुदा न हास्ता ये कोरोना की लहर ज़्यादा फैल जाती है जो सिंध में इस वक्त सूरत हाल है, तो फिर पीपल्स पार्टी कभी रिस्क नहीं लेगी। वो अपनी देखें वो किस तरह हो सकता है कि वो एक सूबे में जहाँ बेइंतहा तेज़ी से कोरोना फैल रहा हो, फिर उस सूबे में वो कहें कि जनाब यहाँ से जुलूस लेके जाना है, तो ये एक सियासी और अखलाकी दोनों तरफ से शिकस्त होती है। तो इसलिए मेरे पास इतला ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी तारीख तब्दील कर सकती है। हो सकता है खाली तारीख तब्दील ना करे और भी कुछ चीज़ें तब्दील कर दे। और जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, और भी कुछ से इशारा किस तरह, ये ज़रा आने वाले दिनों में आपको बड़ी खबर देंगे। बस मैं आज बता दूँ और भी कुछ चीज़ें तब्दील कर सकती है वो, ठीक है। आने वाले दिनों में आपके पास बड़ी खबर आ जाएगी। और मौलाना साहब का बता दूँ, ये PDM का आखिरी मार्च होगा, ये मैं आपको मुसद्दका चीज़ बता रहा हूँ। अगर ये मार्च होगा तो ये PDM का आखिरी मार्च होगा, उसके बाद PDM जो है वो तकसीम हो जाएगी। यानी अगर 23 मार्च या मार्च के अंदर PDM का लॉन्ग मार्च होता है तो ये आखिरी मार्च होगा और उसके बाद ये तमाम जमातें बेशतर नुकात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए अलहदा हो जाएंगी। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कराची के बाद लाहौर गैंगवार में तेज़ी आती जा रही है। अगर रोज़ाना की बुनियाद पे हम क्राइम इंडेक्स देखें तो वो भी बढ़ता जा रहा है और फिर कुछ शूटर्स जो गिरफ्तार किए गए उनकी जानिब से जो इंकशाफात सामने आए उन्होंने मंजरनामा कुछ वज़ा कर दिया है। लाहौर की गैंगवार के हिसाब से अगर हम मौजूदा स्नैरियो के अंदर MPA बिलाल यासीन का वाक़या लें तो बिलाल यासीन के केस में पकड़े जाने वाले जो मुल्ज़िमान हैं उन्होंने जो हक़ाइक़ बयान किए और जो पुलिस ज़राए बता रहे हैं, आज के दिन जो पुलिस ज़राए ने बताया, हमने कुछ दिन पहले उसकी किस तरीके से तस्दीक की थी, पहले वो हिस्सा मुलाहिजा कर ली, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते। मुख्तलिफ TV चैनल्स पे मुख्तलिफ चीज़ें चल रही थी, मुख्तलिफ लोगों की तस्वीर चल रही थी, मुख्तलिफ कहानियाँ चल रही थी और कहा जा रहा था कि टारगेट बिलाल यासीन नहीं है। मैंने जो क्राइम हिस्ट्री देखी है, जो क्राइम सीन्स देखे हैं, मेरे पास जो इतलात है कि टारगेट बिलाल यासीन ही थे। नाज़रीन, ये हक़ाइक़ हैं जो आप तक पहुँचे हैं। यही हक़ाइक़ आपको कुछ दिनों बाद पुलिस हुक्काम की ज़बानी भी पहुँचेंगे और फिर देखिएगा कि सदाकत क्या है। नाज़रीन, 2 हफ्ते पहले ये हमने बताया था कि टारगेट जो था वो बिलाल यासीन को ही किया जाना था, वो कोई और नहीं था, जिसकी तस्दीक आज के दिन हुई है। राना साहब, अगर लाहौर गैंग वॉर की आपने बात की है, लाहौर गैंग वॉर में तेज़ी आती जा रही है, तो कौन से इंकशाफात सामने आए जिसने तरथली मचा दी? देखें यासर, सबसे पहले तो मैं आपको दाद दूंगा कि आपने उस दिन कहा कि वाकई कुछ दिन बाद ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उस वक्त आपको पता लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, हर TV चैनल पे ये चल रहा था फला टारगेट था, वो नहीं था, बिलाल यासीन करीब करा तो उसको गोलियां लग गई। हमने उस दिन जो बात की और आपने आज उसकी कहा कि चंद दिन बाद होगा 3 तारीख का वाक़या हमने खबर दी 2 हफ्ते पहले और आज ये सब। यासर, आज आपको बताते हैं एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट लाहौर पुलिस की वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पर लाहौर पुलिस ने काम शुरू कर दिया और इस पर CIA इनको बड़ी कामयाबी मिली है। यासिन, लाहौर में 4 गैंग इस वक्त बड़े मुतहरक हो चुके हैं। ये कराची की तरफ पे हो रहा सारा और उन 4 गैंग्स जो हैं उनको जो सपोर्ट मिल रही है, जो पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक कि इस वक्त शूटर्स को बाकायदा नशा करवाया जाता है यासर, किसी टारगेट पे भेजने से पहले। ये बड़ी खौफनाक चीज़ है
उन्हें आइस का नशा कराया जाता है ताकि उनका जेन मौफ हो जाए और वो सिर्फ टारगेट तक जाएं और कोई चीज़ ना सोचें। फिर उनसे टारगेट करवाया जाता है, फिर टारगेट से जब वापस आते हैं तो यह सारा कुछ है। ये जो 2 मुल्ज़मान पकड़े गए बिलाल यासिन वाले वाक़े पे, जो मियाँ शफकत DSP CIA ने पकड़े, उस पिस्टल की मदद से जो पिस्टल गिर गया था, इन दोनों ने भी आइस का नशा किया हुआ था। इनकी जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने अब पता चला है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सबसे बड़ा गैंग जो लाहौर में है, जो इस वक्त गैंग वार में शूटर मुहैया कर रहा है, वो सूदा मुदा 2 भाई हैं। इनका गैंग है जो इस वक्त बेइंतहा लोगों को सप्लाई दे रहे हैं, शूटर इनके पास है। उसके बाद दूसरा जो है वो मियाँ विक्की साहब का नाम आया कि मियाँ विक्की जो है, मियाँ विक्की भी है। और मियाँ विक्की के हवाले से आज ये खबरें चल रही थी कि उनके रेड वारंट जारी हो गए। चले मैं आपको बड़ी खबर दे दूँ, अभी रेड वारंट जारी नहीं हुए। रेड वारंट जारी करने के लिए उन्हें दुबई से पकड़ने के लिए 1 से 1.5 माह चाहिए। अभी पुलिस ने लिख के भेजा है उनका नाम और उनके भाई का नाम, और मेरे पास जो इतलात है वो अभी 1.5 से 2 माह लग जाएंगे उनके लिए। दूसरा, वो ये वारंट 2 जगह जाएंगे। एक जाएंगे ईरान, जहां पर मोहसन जो है एक और शख्स जिसका नाम आया मोहसन मल्लू वाला, ये ईरान में बैठा है। इसको पकड़ने के लिए ईरान जाएंगे। ईरान और दुबई के साथ इनका मुआहिदा है, लेकिन इससे 1 से 1.5 माह लग जाएगा। राना साहब, आगे मैं आपको चलता हूं। मियां विकी का बिलाल यासीन से तनाज़ा किस बात पे? वो पुलिस के मुताबिक कि जनाब वो आने वाले दिनों में कुछ सियासी इख्तलाफात भी थे और वो समझता था कि बिलाल यासीन मेरे रास्ते की रुकावट है। ये उनका कहना है, जो शूटर से उन्हें पता चला है। अब इसमें हकीकत क्या है ये तो वो आके सामने आएंगे तो पता चलेगा। मुझे तो ये भी पता चला है कि बड़े बड़े तगड़े लोग इस मामले में पड़ गए हैं, इसलिए मामला काफ़ी हद तक स्टॉप हुआ है। अब यासर यहाँ पे जो 4 गैंग थे, अब मैं ज़रा हम वो इंकशाफात करते हैं। एक सुदा मुदा जो है वो आ गया, एक जो है वो मोहसन मल्लू वाला ये आ गया। उसके बाद नोमी भट्ट बिलाल भट्ट ये इछरा में है, ये गैंग चला रहे हैं। इनके गैंग के बाद जो है वो आरक कुन्नो जिसका नाम बड़ा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लिया गया और उसका उन्होंने तरदीद की कि मैंने ऐसा नहीं किया। अब पता चला है कि कुन्नो जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और बलोचिस्तान और सिंध इनके दरमियान यहाँ पे है। और कुन्नो जो है उसके पास भी बेइंतहा शूटर मौजूद है। या सर जो एक खौफनाक चीज़ इसमें जो चीज़ इंकशाफात सामने आते हैं कि इन शूटर्स को 2 हाज़र सर्विस पुलिस इंस्पेक्टर जो थानों में लगे हुए हैं तगड़े, इस वक्त तैनाती उनके थानों में है, 4 सब इंस्पेक्टर जो है वो करे सपोर्ट। और सिर्फ इनको हाथ, अगर ये डरते हैं ये सारे गैंग वार के जो मुल्ज़मान हैं तो CIA से डरते हैं, ये भी मजे वाली बात। और लाहौर पुलिस के पास मैं फिगर ले रहा था 27,000 की नफरी है, लेकिन CIA जो सबसे ज्यादा मुल्ज़म पकड़ रहा है उसके बाद 600 की नफरी है। आसिम इफ्तिखार SP CIA, DSP मियाँ शफकत और दीगर जो स्टाफ है, इन्होंने अभी तक मुल्ज़मान पकड़े हैं। और अगर ये गैंग वार जो है ये इस वक्त सबसे ज़्यादा टारगेट जो कर रही है वो CIA को कर रही है, आसिम इफ्तिखार मियाँ शफकत और दीगर पुलिस अफसरान को, रईस खान ये जो बाकी हैं। आसिम इफ्तिखार जो है वो इस वक्त CIA के SP हैं और मियाँ शफकत DSP, इन्होंने इस मुल्ज़मान को पकड़ा। अब 600 की नफरी वाला स्टाफ अगर पकड़ सकता है तो बाकी पुलिस क्यों नहीं पकड़ सकती? एक सवाल ब्रेक पे जाना है, सवाल यही बनता है, क्या आपको लगता है कि जब इतने इंकशाफात सामने आए, पॉइंट आउट कर लिए गए कि कितने यहाँ पे ग्रुप्स हैं जो गैंग की सूरत में दहशतगर्दी भी फैला रहे हैं, लोगों को निशाना भी बना रहे हैं, क्या ओवरकम कर पाएगी पुलिस? देखिए, पुलिस उसी सूरत में कर पाएगी अगर वो अपने उस स्टाफ को, जो स्टाफ पकड़ रहा है CIA, उसको थोड़ा सा मजबूत कर दे, उनको इख्तियारात दे दें, उनको नफरी दे दें, उनको कर दें, तो आप समझ लें कि ये गैंग वार ख़त्म हो जाएगा। अगर ये नहीं करते तो फिर आप जहन में रखिएगा कि आखिरकार रोज़ाना शूटर, और ये शूटर्स के इलाके हैं शफीकाबाद, बदामी बाग, भगतपुरा, भगवानपुरा, अंदरून शहर और ये इछरा, ये शहर है, ये इलाके। सही, फिर ये मुमकिन नहीं होगा ना, मुमकिन नहीं होगा। CIA को मजबूत करने की जरूरत है और अगर CIA को मजबूत कर लिया जाता है तो इन शूटर्स पे भी ओवरकम किया जा सकता है और क्राइम इंडेक्स को नीचे लेके भी आया जा सकता है। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आएंगे, कोरोना के फैलाव पे बात करेंगे। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, कोरोना वायरस दुनिया भर में फिर से तेजी से फैलने लगा है। दुनिया अभी पहले और दूसरे वेरिएंट से नहीं निकल पाई थी कि तीसरे वेरिएंट ने भी आ लिया है। पाकिस्तान की अगर सूरत हाल देखें तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान में पॉजिटिव केसेस की शरह 8.71% है। पहले नंबर पर देखें तो पंजाब में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, दूसरे नंबर पर सिंध है, तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो इस्लामाबाद है, चौथे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा है, पांचवें पे बलूचिस्तान, छठे पे आजाद कश्मीर और सातवें पे गिलगित बल्तिस्तान है। आज NCOC का हम इजलास भी हुआ जिसमें मुस्तकबिल की सूरत हाल का तयन किया गया है, हिकमत अमली भी तरतीब दी जानी है। तो अब देखना यह है कि इस वक्त सूरत हाल किस नहज पर है और ये जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है ये किस हद तक खतरनाक है और इसको देखते हुए आने वाले दिनों में क्या एहतियात पहले जैसी होगी, क्या वैक्सीनेशन की तादाद फिर से बढ़ाई जाएगी, उसके मैकेनिज्म को फिर से जेर गौर लाया जाएगा। इसी बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कौमी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, अगर मौजूदा हम सूरत हाल देखें, एक तो बैनुल अक़वामी सतह पर देखें जिस तरह से इसका फैलाव बहुत तेज हो रहा है, कौमी इदारा सेहत की अगर बात की जाए तो वो ओमिक्रॉन के फैलाव की तेजी को लेकर तशवीश में मुब्तला है या फिर सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कोविड के 5वीं लहर में से गुजर रहा है और इस दफ़ा जो केसेस हैं वो प्रीडोमिनेंटली ओमिक्रॉन के केसेस हैं जो कि पहले साउथ अफ्रीका में आया, उसके बाद फिर वो USA, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ में फैलता हुआ पाकिस्तान जब वो पहुंचा तो उससे पहले वो तकरीबन 100 दुनिया के ममालिक को इन्फेक्ट कर चुका हुआ था। पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन यही है कि जी ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि ये वो वेरिएंट है जो कि जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये बहुत जल्दी इन्फेक्ट करता है और बहुत तेज़ी से करता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि केसेस ग्रेजुअल राइज के बजाय वो एक ऑलमोस्ट एवरीडे डबल की तरफ जा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि इसका फैलाव बहुत तेज़ है और बाज़ शहरों में, कराची जैसे बड़े शहर में इस वक्त इसकी पॉजिटिविटी रेशियो 40% के करीब पहुंच चुकी हुई है और लाहौर में भी और रावलपिंडी और इस तरह जो दूसरे हैदराबाद, ये जो बड़े शहर हैं उनके अंदर इसका तेज़ी से केसेस में इजाफा हो रहा है। मगर जहां एक तरफ इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ हमारे लिए थोड़ी सी उम्मीद अफजा बात यह है कि इसका जो मोर्टेलिटी है यानी डेथ रेट इसकी वजह से या सीरियसनेस ऑफ डिजीज़ या जिसको हम ये कहते हैं कि क्रिटिकल केयर ऑक्यूपेंसी हॉस्पिटल में, यानी कि सीरियस पेशेंट्स की जो एडमिशन्स होती हैं हॉस्पिटल में, वो कंपैरेटिवली पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले में कम है। तो उससे हमें समझ यही आ रहा है कि डिज़ीज़ की नौयत जो है वो पहले वेरिएंट से थोड़ी सी उसकी सिवियरिटी कम है। मगर इसकी वजूहात में एक बड़ी वजह जो है वो वैक्सीनेशन, चूँकि हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद जो है 50% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो चुकी हुई है कम्प्लीटली और 16 से 17 करोड़ के करीब लोग वो हैं जिनको कम से कम एक डोज वैक्सीन की लग चुकी हुई है। तो इसकी वजह से मैं समझती हूँ कि दुनिया में भी चूँकि वैक्सीनेशन बड़ी तादाद में हो गई है, इसलिए अब ये वायरस पिछले वायरस के मुकाबले में कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक हो गया है। एज लॉन्ग एज जिस तरह आपने कहा कि अभी हमें एक उम्मीद है कि इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, जानी नुकसान नहीं हो रहा, तो क्या इसके जो पेशेंट हैं, जो मरीज़ हैं, वो वही मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहली कोरोना के वक्त में इस्तेमाल करते थे, या इसके लिए कोई जदीद हमने कोई मेडिसिन या कोई ऐसा इलाज जो पहले से मुनफरद हो या पहले से अलहदा हो, इस पर क्या है? नहीं जी, देखिए इलाज तो वही है, इसके SOPs भी वही हैं, इसके लिए वैक्सीनेशन भी वही है और अगर खुदा न खास्ता कोई डिजीज़ में मुब्तला होता है तो इसकी मेडिसिन और ट्रीटमेंट भी वही है। सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि पहली वेव के अंदर चूँकि डॉक्टर्स जो थे वो खुद भी सीख रहे थे दवाइयों की अफादियत, किस वक्त पेशेंट को कितनी ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे डालने का डिसीजन, ये पहली वेव्स के मुकाबले में ये जो 1.5-2 साल का तजर्बा हमारे डॉक्टर्स ने गेन किया है, उसकी वजह से ट्रीटमेंट जो है वो उसकी स्ट्रेटजी जो है वो अब डॉक्टर ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो बना सकते हैं। और पहली वेव और दूसरी वेव वगैरह में हमें कितनी डोज, किस स्टेज के ऊपर कौन सी दवाई यूज़ करनी है, किस स्टेज के ऊपर वेंटिलेटर पे डालना है, उसके मुकाबले में अब हमारे डिसीजंस जो हैं
वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं, क्योंकि तजर्बे से डॉक्टर्स ने बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मैंने जिस तरह आप ये कह रही हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है इसके असरात वैसे नहीं है जिस तरह डेल्टा के थे या दूसरे जो वेरिएंट थे उनके थे, लेकिन अगर आप मजमूई तौर पे इस वक्त सूरत हाल देखें, कुछ डॉक्टर्स जो बैनुल अक़वामी सतह पे अपनी डॉक्टरेट चला रहे हैं, उनका ये मानना है कि आने वाले दिनों में अगर ये इसी तरह इसका फैलाव तेज़ रहा ओमिक्रॉन का, तो ये एक हल्के ज़ुकाम या सख्त ज़ुकाम में ही तब्दील होगा, इससे ज़्यादा इसका असर नहीं होगा। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो 1-1.5 साल बाद वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए जी, दुनिया में अब ये कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है कि अब हमें कोविड को भी एक फ्लू की किस्म भी, क्योंकि इन्फ्लुएंजा आपको पता है हर साल दुनिया में आता है, हमारे मुल्क में भी और तमाम दुनिया के दूसरे ममालिक में भी लोग उसकी वैक्सीन लगवाते हैं और इन्फ्लुएंजा से अपने आप को सेव करते हैं। तो कोविड वायरस भी जो है उसी फैमिली का ही एक वायरस है, और जैसे जैसे ये म्यूटेट करता है, दुनिया ने ये देखा है कि ये वायरस जो होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और डिजीज़ की सिवियरिटी जो पहले हम देखते थे वो नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रोल ये है कि इम्यूनिटी भी लोगों की बनती जा रही है। लोग इन्फेक्ट होते हैं तो एक दफ़ा इन्फेक्ट हो जाए तो उसके बाद उनकी बॉडी में वो उसके खिलाफ इम्यूनिटी बन जाती है, तो फिर इस तरह ये वायरस जो है ये आहिस्ता आहिस्ता लेस डेडली हो जाता है। तो अभी तक तो हमें ये इसी पैटर्न पे चलता नज़र आ रहा है, मगर चूंकि इसकी वजह से केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फैलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जाहिर है कि अगर 100 को होगा तो उसमें अगर 1 की डेथ होगी, पर अगर 5000 को होगा तो शायद 5, 6, 7, 8 की डेथ होगी। तो इसलिए अगर ज़्यादा केसेस की वजह से डेथ बढ़ सकती है, मगर बहैसियत ये डिजीज़ जो है ये उतना डेडली अभी तक दुनिया के अंदर हमारे पास जितना डाटा भी आया है और पाकिस्तान के अंदर भी जो हमने देखा है, ये उतना डेडली साबित नहीं हो रहा है जी। डॉक्टर साहब, अगर आप ये इस पे इत्मीनान भी है आपको और आपको पोजीशन बेहतर भी नज़र आ रही है, तो फिर हम ये कह सकते हैं आने वाले दिनों में ना लॉकडाउन होगा, ना स्कूलों में छुट्टियां होंगी और ना ही वो सख्तियां होंगी जो पहले थी? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये कोविड वायरस जो है ये अब इस दुनिया में कुछ अरसे के लिए मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब कि ये वायरस जो है ये मौजूद है और ये कुछ अरसा अभी दुनिया वालों को इसके साथ जीना सीखना होगा, जिसको अब हम एक न्यू नॉर्मल कहते हैं। हमें अपनी लाइफ को जो है वो अब उस न्यू नॉर्मल के मुताबिक करना है, क्योंकि ना रोज़ रोज़ चीज़ें बंद की जा सकती हैं, ना मईशत को बंद किया जा सकता है, ना एजुकेशन को बहुत सफ़र कराया जा सकता है, और ना ही दूसरी जो रोज़मर्रा के मामूलात होते हैं। मगर हम इसके साथ उसी सूरत में एक कंफर्टेबल उसको अपने आप को उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं अगर हम कुछ बेसिक चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, और उसके अंदर पब्लिक प्लेसेस पे जाते हुए मास्क का इस्तेमाल, टाइमली वैक्सीनेशन जो है, जब तक डॉक्टर्स हमें इस चीज़ की नहीं बताते कि अब हमारी इतनी हर्ड इम्यूनिटी हो गई हुई है कि अब हमें वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, तब तक उस अरसे तक हमें इन सारी डॉक्टर साहब, आप ये देखें कि आज से अगर 4-5 माह हम पहले चले जाएं तो मैस वैक्सीनेशन सेंटर्स बेशतर जगह पे कायम थे और वहां से वैक्सीनेशन हो रही थी और तादाद में खातर खा इजाफा हो रहा था, लेकिन अब उस रफ्तार में कमी वाक़ई हुई है। तो क्या इस रफ्तार से हुकूमत मुतमईन है? दूसरा, ये बहुत से लोगों को अभी भी इबाम है कि जगह जगह घर घर जाकर वैक्सीनेशन होती है अब, लेकिन बेशतर जगहों पे अभी तक घर कोई नहीं पहुंचा। आप किसी ने पहली एक डोज किसी और वैक्सीन की लगवा रखी है, वो दूसरी डोज के लिए अभी एक दूसरे से फोन कॉल्स पे पूछता है कि वैक्सीनेशन कहां से होगी। तो इस मैकेनिज्म को बेहतर करने पर कितना जोर दिया जा रहा है? बिल्कुल जी, देखिए वैक्सीनेशन ड्राइव को जो है वो बिल्कुल हुकूमत इस वक्त तमाम हिकमतें अपना रही है जिससे हम इसको तेज़ कर सकें। आज भी जो है वो 7 से 8 लाख डोजेस जो हैं वो लग रही हैं। हाँ, बीच में हम लोगों ने बिल्कुल 15 लाख 16 लाख के टारगेट पर डे को भी अचीव किया था। उस वक्त हमारी ये डोर टू डोर और मोबाइल वैक्सीनेशन कैंपेन्स जो थी वो स्पेशल ड्राइव्स की गई थी। अब भी इंशाल्लाह ताला इसी पैटर्न के ऊपर हमें अपनी वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि हम मार्च के एंड तक अपनी 70 to 80% जो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको फुली वैक्सीनेट कर दें। जब इतनी बड़ी तादाद में आपकी कौम जो है वो वैक्सीनेट हो जाती है तो डेफिनेटली फिर वबा को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी मदद मिलती है जी। डॉक्टर साहब, आप बड़ी तेज़ी से ये वबा फैल रही है, ख़ासकर सिंध के अंदर बहुत तेज़ी से इसका फैलाव हुआ है। सिंध में आपकी सियासी जमात तहरीक इंसाफ ने भी रैलियाँ शुरू की हुई हैं फैलाव के बावजूद।
सब कुछ शुरू किया हुआ है। पीपल्स पार्टी भी वहाँ से मार्च का ऐलान कर चुकी है और मौलाना साहब भी वहाँ से निकलने का ऐलान कर चुके हैं। तो क्या हुकूमत सियासी सरगर्मियों पर, जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाने पर सोच रही है कि नहीं? देखिए जी, मैं ये समझती हूँ कि पब्लिक गैदरिंग्स चाहे हुकूमत की हो चाहे अपोजिशन पार्टीज़ की हो, अगर हम एक बहैसियत, अगर मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल बात करूँ, तो ये चीज़ें जो हैं ये किसी तरह से भी इस वबा की सिचुएशन के अंदर जो है ये नहीं होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल हुकूमत को, NCOC को इसके ऊपर कोई क्लियर डायरेक्शंस देनी चाहिए कि कम से कम ये 1-1.5 महीना जिसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पीक आके दोबारा केसेस फिर नीचे की तरफ जाएंगे, जैसा कि हमने बाकी दुनिया में इसका पैटर्न देखा है, साउथ अफ्रीका में, UK में। तो अगर हम उस पैटर्न को देखें तो अभी हमें 2-3 हफ्ते कम से कम बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली जब एहतियात की बात आती है तो बहुत से लोग रोज़मर्रा की एहतियात से भी उलझन का शिकार हो जाते हैं, उकताहट में आ जाते हैं। रोल मॉडल्स होते हैं सोसाइटीज़ के अंदर, वो रोल मॉडल पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, वो दूसरे रोल मॉडल्स भी हो सकते हैं। आज अगर कौमी असम्बली का इजलास हो तो आपके ख्याल में कितने अरकान कौमी असम्बली ऐसे होंगे जो मास्क पहन के जाते होंगे? जी, मास्क की वाकई उस तरीके से जो है वो SOPs के ऊपर मैं समझती हूँ कि उतना अमल दरामद नहीं होता, मगर बहरहाल मेजर जो है हमारा लोग उन्होंने पहने होते हैं। मगर उसके बावजूद आप देखें कि इस वक्त हमारे बहुत सारे जो वुज़रा हैं उनको इस वक्त वो शिकार हुए हैं। श्री मज़ारी साहिबा को है, शफकत महमूद साहब को है, आमिर कियानी साहब को है, डॉक्टर आरिफ अलवी अभी उठे हैं इस वबा से। तो ये चीज़ें तो इफेक्ट कर रही हैं। डॉक्टर साहबा बिल्कुल अभी उठे वबा से। आज आप देखें असद उमर साहब बाकी सबको हदायत कर रहे थे, खुद उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। अली जैदी साहब आपके मिनिस्टर है, वफाकी वजीर है, वो जलसे में बगैर मास्क के लोगों को इकट्ठा करके जलसा कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। आज भी ये सिलसिला जारी रहा है। तो जब हुकूमत के अपने वज़रा, अपने अरकान असम्बली जिनको देख कर लोगों ने अमल करना है वही नहीं अमल करेंगे तो फिर आप आवाम से क्या तवक्को रखते हैं? बिल्कुल जी, देखिए मैं इस चीज़ को डिफेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं समझती हूँ चाहे वो वज़ीर हो चाहे वो आम कौमी शहरी हो, हर एक को जो SOPs पे अमल दरामद करना चाहिए। तो डॉक्टर साहिबा अगर स्कूल्स की बात की जाए तो जब भी फैलाव तेज़ होता है सबसे पहले स्कूल्स बंद होते हैं। मुराद राज साहब कहते हैं कि सर्दियां पहले आ गई हैं, सर्दियां जनवरी तक चल गई हैं, तो हम स्कूल मज़ीद बंद नहीं रख सकते। असातिज़ा को ट्रेनिंग देने का सोचा जा रहा है, तो वो ट्रेनिंग किस तरीके से होगी, बच्चों की वैक्सीनेशन किस तरीके से होगी, वो मैकेनिज़्म क्या है? देखिए जी, स्कूल वैक्सीनेशन 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए तो स्कूल वैक्सीनेशन का सिलसिला तो अब काफ़ी महीनों से जारी है। पिछले महीने NCOC ने एक एडवाइजरी दी थी तमाम सूबों के वज़रा तालीम को कि आप लोग दिसंबर के अंदर स्कूल्स बंद ना करें, आप लोग जनवरी के मिडल में बंद करें, क्योंकि जो प्रोजेक्शंस हम देख रहे थे उससे यही समझ आ रही थी कि जनवरी के सेकेंड वीक में हमारे केसेस जो हैं वो तेज़ी से बढ़ेंगे। तो इसलिए उनको एडवाइस की गई थी कि आप दिसंबर के महीने में बंद ना करें, ताकि एक तो उससे स्कूल वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी रहे, बच्चों को वैक्सीनेशन जिस स्पीड पे लग रही थी स्कूलों में वो जारी रहता, और दूसरा ये कि उनका टाइम जो है वो ज़ाया ना होता, क्योंकि अब जो ये वेव आ रही है जाहिर है इसने अभी 15-20 दिन अपना जोर दिखाना है। बहरहाल उन लोगों का मौक़िफ़ यही है कि बच्चे चूँकि वैक्सीनेटेड हैं स्कूल्स में और तमाम डॉक्टर साहब 12 साल से ऊपर उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें तो वैक्सीनेशन करा दी गई, उनका तो हो गया। 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं ना उनको, उनमें इतनी कुफ्ते मुदाफ़मत है ना उनको वैक्सीनेशन हुई है, सर्दी भी बड़ी ज़्यादा है और महीना भी ये जनवरी का है। तो क्या हुकूमत इस पर कुछ सोच रही है कि उनकी छुट्टियाँ या उनकी टाइमिंग तब्दील करने के हवाले से? जी देखिए, मैं समझती हूँ कि जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए हुकूमत ज़रूर आने वाले दिनों में पॉलिसी अनाउंस करेगी। फिर 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए अभी कोई इस तरह का इरादा नहीं है, जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी हुई है और असातिज़ा की भी हो चुकी हुई है, वहाँ पे स्कूल बंद करने का जवाज़ नहीं बन रहा। मगर 12 साल से कम उम्र के बच्चों को मैं समझती हूँ कि प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए 2-1 दिनों में इंशाअल्लाह ताला कोई हिकमत अमली आपके सामने हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, इससे पहले कि सर्दियाँ ही ख़त्म हो जाएं।
नहीं जी, इंशाल्लाह ताला। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि कोविड जो है वो स्ट्रेंजली ना उसने सर्दी देखी है ना उसने गर्मी देखी है। ये जून में भी हमने उसकी पीक देखी थी वेव की, और अब हम जनवरी में भी पीक देख रहे हैं। तो इसलिए ये इसके लिए मौसम जो है वो इसको कोई फ़र्क नहीं डालता। मौसम इस पे असरअंदाज नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि हम जल्द ही इस वबा के दौर से निकल जाएंगे, कुव्वत मुदाफ़त अपनी बढ़ाएंगे और SOPs पे अमल दरामद भी करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।